नमस्कार सभी किसान साथियों को। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर हरिओम के साथ, जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। तो आज यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट लगा हुआ है, जिसके बारे में प्लीज़ डॉक्टर साहब आप थोड़ा हमें बताइए। नमस्कार सभी को। मैं यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर खड़ा हूँ, जहाँ पर 180 एकड़ ज़मीन पर आचार्य देवव्रत जी की प्रेरणा से और उनके गाइडेंस में सभी फसलें प्राकृतिक पद्धति से लगाई जाती हैं। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट लगाया है, जिसमें मेरे साथ 2 साइंटिस्ट और भी कोऑर्डिनेटेड हैं। मैं एग्रोनॉमी से हूँ। एक साइंटिस्ट डॉक्टर बलजीत सहारण सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में, और दूसरे साइंटिस्ट डॉक्टर विजय हॉर्टिकल्चर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल हरियाणा इंडिया में। तो हमने ये एक प्राकृतिक खेती के अलग अलग तरह के कम्बिनेशंस पे एक वीडियो बनाई थी अभी, जो वीडियो नंबर 7 है। उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, लेकिन उसमें कुछ किसान भाइयों ने और कुछ वैज्ञानिकों ने भी प्रश्न किए हैं कि क्या प्लास्टिक मल्च प्राकृतिक खेती का कंपोनेंट है, हिस्सा है। दूसरा क्वेश्चन ये किया है कि इसमें जो एरोब्स हैं, जो हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनका महत्व अधिक रहता है, और वो हवा वाले जीवाणु सूक्ष्म पर्यावरण की निर्मित करने में और ह्यूमस की निर्मितीकरण में मददगार होते हैं। मैं इन दोनों का इसमें निवारण करना चाहूँगा, जवाब देना चाहूँगा कि पहला प्रश्न है कि क्या प्लास्टिक मल्चिंग इसमें अलाउड की जा सकती है। देखिए, हम यहाँ पिछले लगभग 1.5 वर्ष से प्राकृतिक खेती पर हरियाणा गवर्नमेंट के एक मिशन, जिसमें ट्रेनिंग्स चलाई जाती हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, किसानों के लिए भी, साइंटिस्टों के लिए भी, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए होती हैं वो। तो उसमें हमारे पास लगभग 450 कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक यहाँ आए, जिन्होंने ट्रेनिंग्स ली, और उसमें डीन लेवल के, डायरेक्टर लेवल के भी साइंटिस्ट थे। अभी गुजरात का एक बैच गया है, उसमें जूनागढ़ यूनिवर्सिटी के डीन्स भी थे, और डायरेक्टर रिसर्च और डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन, जो नेचुरल फार्मिंग यूनिवर्सिटी नई खुली है, उसके थे, और बाकी और भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें थे। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, जो भी ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ आते हैं, उनका एक जनरल क्वेश्चन रहता है कि जी पूरे देश में लगभग 55% एरिया ऐसा है जो रेन फेड है, जो बारिश पर निर्भर करता है, और उस एरिया में रेजिड्यूज नहीं मिलते हैं मल्च के लिए, पशुओं के लिए भी रेजिड्यू नहीं मिल पाते हैं। इसके अतिरिक्त जो साइंटिस्ट हमारे पास राजस्थान एरिया के बीकानेर, बाड़मेर जैसे इलाके से आए, बुंदेलखंड एरिया से आए, कच्छ भुज गुजरात के एरिया से आए, विदर्भ एरिया से आए, तो उन्होंने भी यही प्रश्न रखा कि जी उनके पास अवशेष जो मल्चिंग के लिए प्राकृतिक खेती में चाहिए, जो इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट मानी जाती है, वो उपलब्ध पशुओं के लिए भी नहीं है। तो प्राकृतिक खेती किस तरह से संभव हो पाएगी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हम प्राकृतिक खेती को एक क्षेत्र विशेष तक लिमिटेड न रखते हुए पूरे देश और पूरे संसार की संभावनाओं को तलाशते हुए कि प्राकृतिक खेती का किस तरह से यूज हो सकता है, इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो इसमें एक समस्या और भी रहती है, चाहे वो जैविक खेती है, चाहे वो प्राकृतिक खेती है, उसमें वीड कंट्रोल की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। और वीड कंट्रोल में भी जो डिल्ला है, डिल्ला मैं आपको दिखाता हूँ, साइप्रस रोटंडस, ये है डिल्ला, ये डिल्ले का पौधा है। इसमें नीचे गांठें बन जाती हैं, नट सेज है ये, तो ये गांठों से ही फैलता है और बीज भी बनाता है ये। तो जो हॉर्टिकल्चर की विशेष तौर पे फसलें हैं,
जिसमें बागवानी भी आ गई, सब्जियां भी आ गई, उसमें डिल्ले का एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो उसके लिए हमने ये सोचा कि क्यों नहीं प्लास्टिक मल्च का प्रयोग कर लिया जाए, लेकिन उसमें प्राकृतिक खेती का कॉम्बिनेशन किया जाए। तो वहाँ हमने ये जो एक्सपेरिमेंट लगाया है, इसमें 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। प्राकृतिक खेती यानी कि जीवामृत का प्रयोग ड्रिप इरिगेशन के थ्रू, प्लास्टिक कल्चर और माइक्रो इरिगेशन यानी कि ड्रिप इरिगेशन। तो ये आइडिया 2 किसानों से हमें मिला। सन 2020 में जब कोरोना लगा हुआ था, तो उस वक्त एक किसान ने यही फसलें बोई हुई थी। उसने टमाटर और खरबूजा की बिजाई की थी फरवरी के महीने में बेड्स बना के और इसी तरह मल्च के ऊपर। लेकिन उसने ड्रिप्स के थ्रू जीवामृत का प्रयोग किया था। ये मेरी सलाह पे उसने किया था। तो मैंने उससे एक क्वेश्चन किया। 30 मई को मैंने उसका फील्ड विजिट किया। आसपास का सभी टमाटर सूख चुका था, लेकिन उसका टमाटर बहुत ही अच्छी तरह से मजबूत स्थिति में खड़ा था उस वक्त भी, और लदा हुआ था फलों से। उसकी वीडियो भी मैं आगे प्रयास करूंगा कि डाली जाए। तो मैंने उस किसान से एक प्रश्न किया कि आप ये बताएं, क्या आप इन बेड्स के ऊपर खरबूजा और टमाटर के बाद क्या तीसरी फसल लगा सकते हैं खरीफ मौसम की, और उसके बाद सर्दियों के मौसम की क्या फसलें लगा सकते हैं इन बेड्स पे। तो उसने मल्च हटा करके और ड्रिप की जो पाइप बिछाई हुई थी वो उखाड़ के दिखाई। उसने बताया कि जी हमारी ज़मीनें बहुत भारी हैं, यानी कि उसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा होता था, लेकिन जीवामृत के प्रयोग से ये ऊपर से भुरभुरी हो गई हैं। तो इसमें अगली बिजाई करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। फिर सन 2023 में मैं दूसरे किसान के पास जाता हूँ। उस किसान ने लीज पे ले रखा था। लीज पे जैसे धान गेहूँ फसल चक्कर यहाँ होता है, तो गेहूँ की कटाई के बाद उसने 1 एकड़ लीज पे लिया। 2 महीने के अंदर उसने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से सब्सिडी ले करके माइक्रो इरिगेशन सिस्टम एस्टेब्लिश किया। उसके बाद उस किसान ने इसी तरह मल्च डाल के उन पे घिया की सोइंग कर दी, और साथ में उस टाइम के बाद टमाटर की उसमें सोइंग कर दी उसने। तो मैंने उस किसान से भी, जब मैं 2023 में उसके पास गया, उसने घिया 2022 में ले ली थी सितंबर अक्टूबर तक। उसका टमाटर 2023 में अप्रैल मई तक चल रहा था। तो मैंने उस किसान से भी यही प्रश्न किया कि क्या आप इन्हीं बेड्स के ऊपर अगली फसल ले सकते हैं। वो किसान केमिकल इनपुट्स यूज़ करता था, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करता था, पेस्टिसाइड यूज़ करता था। तो उस किसान का जवाब था कि डॉक्टर साहब अगली फसल मुझे नहीं ली जा सकती इसमें, क्योंकि ऊपर से ज़मीन सख्त हो गई है, उसकी वजह से मुझे ज़मीन की जुताई करनी पड़ेगी। तो वहाँ से एक जो 2 चीज़ों का कंपैरिजन हुआ, तो एक दिमाग में एक बात हिट की कि क्यों नहीं परमानेंट मल्च पर, प्लास्टिक की परमानेंट मल्च पर जीवामृत के प्रयोग से और इन तीनों सिस्टम्स को कंबाइन करके क्यों नहीं हम 3 फसल 4 फसल 1 साल 2 साल 3 साल तक बगैर जुताई किए इस सिस्टम को क्यों नहीं अपनाया जा सकता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस मई जून में हमने ये एक्सपेरिमेंट लगाया, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो नंबर 7 में डिटेल से बताया है। अब कुछ वैज्ञानिकों के और कुछ किसानों के प्रश्न आया इसमें कि पहला तो यही था कि जी आप प्लास्टिक मल्च को इसका कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं। देखिए, कोई भी नया सिस्टम आता है, कोई भी इवोल्यूशन आता है, उसमें एडिशन डिलीशन होते ही होते हैं। तो प्राकृतिक खेती का जो सिस्टम है ये नया सिस्टम है, और इसमें इसकी परफेक्शन के लिए हमें काम करना ही पड़ेगा, वैल्यू एडिशन इसमें करनी ही करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि कोई भी इवोल्यूशन होता है उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही काम करते हैं, ये प्रकृति का नियम है। क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति विज्ञान कहता है कि हाइड्रोजन से हुई है, जो बिग बैंग के थ्रू हुई है। बिग बैंग का सिद्धांत इसमें दिया गया है कि हाइड्रोजन थी, केवल हाइड्रोजन थी, उसमें एक महाविस्फोट हुआ था, और ये सारे जो आपको चांद सितारे नज़र आते हैं ये सब बिखर गए थे, जो आज एक रूप में ग्रेविटेशन अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ विद्यमान हैं गैलेक्सीज में। तो उस एक हाइड्रोजन से
एक एलिमेंट से आज लगभग 110 एलिमेंट तभी हुए हैं जब उसमें आगे परमुटेशन कम्बिनेशन होते चले गए हैं। और आप देखेंगे कि खेल इतना है कि जो नाभि है किसी भी एलिमेंट की, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कम्बिनेशन होता है। अगर इनमें किसी के अंदर भी थोड़ा परिवर्तन किया जाए तो वही कम्बिनेशन लोहा बन जाता है। उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस किया जाए तो वही सोना बन जाता है, वही कोयला बन जाता है। तो इन चीज़ों के कम्बिनेशन से, परमुटेशन कम्बिनेशन से सृष्टि भी आगे बढ़ती है और हमारा सिस्टम भी आगे बढ़ता है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें हमें इस तरह की वैल्यू एडिशन पे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो किसान के कल्याण का है और देश की फूड सिक्योरिटी का है और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का है। क्योंकि हमारे सामने अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू बन के उभर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन रहा कि जी इसमें एरोब मर जाते हैं, यानी कि हवा वाले जीवाणु मर जाते हैं और हमें प्रॉपर हुमस की निर्मित के लिए और पौधे के आसपास एक सही सूक्ष्म पर्यावरण की, माइक्रो क्लाइमेट की निर्मित के लिए हमें माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बगैर सही ह्यूमस की डेवलपमेंट और माइक्रो एनवायरनमेंट डेवलप नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने भी अब तक का जो लिटरेचर प्राकृतिक खेती पर है, जब वो पढ़ा तो यही ऑब्जर्वेशन मेरी भी रही। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये हमारा मिथ है कि हमें माइक्रोब्स, एरोब्स ही चाहिए, हवा वाले ही चाहिए। देखिए, मैं इसका थोड़ा उदाहरण देता हूँ आपको। धान की फसल में, प्राकृतिक खेती में सबसे अच्छे और सबसे जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं कि उसमें हमें एरोबिक और एनएरोबिक और बीच की अवस्था, कभी धान के खेत में पानी दे देते हैं, कभी सूख जाते हैं, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सिस्टम चलता है। पानी भी भरा रहता है कभी कभी, और कभी कभी बिल्कुल खेत सूख जाता है। तो उसमें तीनों स्तर पर अलग अलग तरह के माइक्रोब इसमें काम करते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे ज़्यादा धान के खेतों में पाई गई है। और ये रिसर्च एक्सपेरिमेंट भी बता रहे हैं, रिजल्ट्स भी बता रहे हैं। मैं एक फाइंडिंग आपको बता देता हूँ कैनेडियन जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की। उसमें इसी तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें सबमर्ज्ड कंडीशन ली गई, सेमी सबमर्ज्ड कंडीशन ली गई और फील्ड कैपेसिटी पे एक्सपेरिमेंट किया गया। और उसमें एनएरोब, यानी कि जो पानी के अंदर काम करता है, फैकल्टेटिव एनएरोब के तौर पर काम करता है, जिसका नाम क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम है। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में उस पे काम किया तो उन्होंने पाया कि जो एनएरोब हैं, यानी कि जो क्लोस्ट्रीडियम है, वो सबमर्ज्ड कंडीशंस में अगर उसको 5 से 20% तक राइस स्ट्रा फूड के तौर पे दिया जाए तो 500 से 1000 किलो तक नाइट्रोजन उसमें फिक्स हो सकती है। जबकि फील्ड कैपेसिटी पर वही नाइट्रोजन 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर तक ही फिक्स होती है। यानी कि अगर 1% फूड दिया गया तो 13 किलो से 152 किलो नाइट्रोजन फिक्स की। जब 5 से 20% फूड दिया गया उनको अवशेष के रूप में उनकी नरिशमेंट के लिए, तो 500 से 1000 किलो नाइट्रोजन तक फिक्स हुई है। इसलिए धान के खेत में जो एनएरोब हैं वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं नाइट्रोजन की फिक्सेशन में और खेत के जैविक कार्बन को बढ़ाने में। जब हमने धान गेहूं के फसल के बाद सॉइल के सैंपल लिए और हमने नॉर्थ इंडिया की लगभग कई यूनिवर्सिटीज़ से सॉइल सैंपल टेस्ट करवाए, तो ऑर्गेनिक कार्बन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ उनमें, जहाँ भी धान बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम था। तो इसलिए हमें डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी इसी से ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, जिससे सॉइल का हेल्थ चेंज हो, फिजिकल कंडीशन हेल्थ की इम्प्रूव हो, केमिकल बायोलॉजिकल कंडीशन इम्प्रूव हो और हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ सकें। दूसरा मैं एग्जांपल दूंगा आपको एनएरोब और एरोब का, कि हम कंपोस्ट तैयार करते हैं। सबसे पहले जो कंपोस्ट के तौर पर एस्टेब्लिश हुआ था वो इंदौर मेथड था। वो दिया गया था अल्बर्ट हावर्ड द्वारा, जिन्होंने 1905 से लेकर 1924 तक एज ए साइंटिस्ट इंडिया में
काम किया था और उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रचार किया था और उनको ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के पिता के तौर पर जाना जाता है। तो उन्होंने जो इंडोर मेथड दिया था वो एरोबिक सिस्टम था, यानी कि उसमें हवा का एंट्री होती थी कि उसमें लेयर्स बनाई जाती थी और उनको गोमूत्र से और जो मिट्टी पशुओं के नीचे से उठाई जाती है वो ऊपर के डाल दी जाती थी। एरोबिक सिस्टम था वो। इसके बाद दूसरे सिस्टम आए कंपोस्ट प्रिपरेशन के, जिनको आप कह सकते हैं कि बेंगलोर मेथड था, कोयम्बटूर मेथड था, एनडेप था। तो इस तरह के कई मेथड आए जिनमें एनएरोबिक या पार्शली एनएरोबिक सिस्टम को अपनाया गया। तो उसमें पाया गया कि जो भी हम कंपोस्ट एरोबिक सिस्टम से तैयार करते हैं उसके अंदर जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो नाइट्रोजन और पोटाश की मात्रा लगभग 1/3 कम थी उस कंपोस्ट से, जिस कंपोस्ट को हम ऊपर से लीप देते हैं और जो एनएरोबिक सिस्टम में तैयार किया जाता है और उनमें हवा एंटर नहीं करने दी जाती है और गड्ढा खोद के या उसको ऊपर से ढक के लीप दिया जाता है। तो या पार्शली हवा यानी कि एरोब और एनएरोब का कम्बिनेशन किया गया, तो उसमें 3 से 4 गुना पोषक तत्वों की मात्रा अधिक रही। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो एनएरोब हैं वो हवा वालों से ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, 100 से 1000 गुना ज़्यादा तक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ये साइंटिफिक लिटरेचर बताता है। अब हमने क्या किया, इसमें हमें चाहिए एरोब और एनएरोब का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये एक जैसे एरोबिक फसल है हमारी, जैसे ये हमें थोड़ी बहुत जुताई करनी पड़ती है या पानी भर के नहीं रख सकते, तो इसमें अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हम कर पाते हैं तो उसमें जो हुमस की स्थिति है वो उसकी निर्मित है बहुत अच्छी तरह से होती है, सूक्ष्म जो पर्यावरण है उसकी भी निर्मित हो जाती है। तो इसमें हम जीवामृत जब तैयार करते हैं तो उसमें भी दोनों तरह के माइक्रोब्स का कॉम्बिनेशन है। जो गोबर लेते हैं गाय का एक दिन का 10 किलो, वो जो पशु के अंदर से गोबर आता है उसमें 90-95% से अधिक एनएरोब होते हैं, यानी कि बगैर हवा के जिंदा रहने वाले माइक्रोब्स होते हैं, जीवाणु होते हैं। अब उसमें जीवामृत में हम 50 से 100 ग्राम ऐसी मिट्टी डालते हैं कि उसमें एरोब्स उठा के लाते हैं। ऐसी जगह से मिट्टी उठाते हैं जहाँ कई सालों से पिछले तो कोई भी पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह ना डाला गया हो। तो जीवामृत में भी हम एरोब और नॉन एरोब का एक कॉम्बिनेशन लेकर के चलते हैं ताकि खेत में उसका एडवांटेज बढ़ जाए और सभी तरह के उसमें जीवाणु कार्य करते रहें। अब हमने इसको, मैं तीसरा उदाहरण बताता हूँ। पहला उदाहरण मैंने आपको धान का दिया, दूसरा उदाहरण मैंने आपको कंपोस्ट प्रिपरेशन का दिया, तीसरा में इसी में हमने ये एक प्रोफाइल काटी है। ये आपकी मल्चीज है, इसका रंग देखिए आप, इसका रंग काला है, ग्रे है, डार्क ब्राउन है। तो इसमें आप देखेंगे कि नीचे तक इसका रंग डार्क ब्राउन है, यानी कि उमस फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है सिस्टम। जो अंदर जड़ें वगैरह हैं वो डिकम्पोज होकर के हुमस में उनका कन्वर्सन हो रहा है और वो जल्दी से पौधों को न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवा रही हैं और वो जल्दी से ही माइक्रोब्स के मल्टीप्लिकेशन में मदद कर रही हैं। क्योंकि हमने देखा है कि इवन जो रेजिड्यू मल्चिंग है, इसमें साइड में पहले रेजिड्यू मल्चिंग थी, उसकी बजाय जो पौधों की ग्रोथ आती है वो प्लास्टिक मल्च पे ज़्यादा आ रही है। इसलिए इस पे जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है या ह्यूमस की फॉर्मेशन है या माइक्रो एनवायरनमेंट है वो एक फेवरेबल जल्दी होता है कंपैरिजन टू एरोबिक सिस्टम। अब मैं दूसरी आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये साइड में है, ये साइड में है, ये उधर थी जो प्लास्टिक मल्च के नीचे अभी ताज़ी खुदवाई है। अब इसमें आप देखेंगे कि साइड की है, इसमें देखिए आप मिट्टी का रंग देखिए आप, इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी मिट्टी अच्छी है, कौन सी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स अधिक मिल सकते हैं। उसमें जो मिट्टी का रंग है वो जिस तरह से एक ह्यूमस का रंग माना जाता है, जो रेडीमेड फूड होता है प्लांट के लिए, वो डार्क ब्राउन टाइप होता है या ग्रे की तरफ होता है। तो इसका रंग एकदम से उससे अलग तरह का है। और एक और चीज़ आप देखेंगे
कि इसमें आप सुराख देखिए, ये देखिए सुराख, इसमें कैंचुओं के सुराख भी हैं इसमें, ये इस तरह से। और जीवाणु और कैंचुओं की वजह से ही अगर जो मल्टीप्लाई होते हैं तो उसमें एक चेंज आता है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो पौधे हैं, पौधों के आसपास इसमें एरोबिक सिस्टम रहता है, ये सुराख है। तो इसमें आप, ये आपकी ज़मीन भुरभुरी रहती है हमेशा। इसमें एरोबिक सिस्टम की वजह से जो पौधे के आसपास जड़ों का सिस्टम है, ये इसमें फेवरेबल रहता है, भुरभुरा रहता है, पोरस रहता है, एग्रीगेटेड रहता है। फिजिकल कंडीशन पौधे के चारों तरफ अच्छी होती है। लेकिन जहाँ पौधे नहीं हैं, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ पौधे नहीं हैं, ये हैं, जैसे जहाँ पौधे हट गए हैं तो यहाँ भी उसी तरह ग्रेनुलेशन आने लग गई है। लेकिन जहाँ पौधे नहीं हैं, यहाँ इस तरह का सिस्टम इतना अधिक नहीं है। ये यहाँ जैसे शुरू हो गया, जहाँ भी हवा आ जाती है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि आप साथ के साथ दूसरी जगह थोड़ा सख्त है, और ये एनएरोबिक सिस्टम की वजह से जो एक सिक्वेस्ट्रेशन है कार्बन की, और वो इसमें यहाँ एक मेंटेन रहती है। और जो सॉइल सॉल्यूशन में जो न्यूट्रिएंट्स कंजर्व होते हैं, जो माइक्रोब्स मरते हैं, अर्थवर्म मरते हैं, उसकी वजह से जो ह्यूमस डेवलपमेंट होती है, जो न्यूट्रिएंट्स की एनरिचमेंट होती है, तो वो सॉइल सॉल्यूशन के थ्रू पौधे के आसपास जो पीजीपीआर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया है, उसको प्रमोट कर देते हैं, माइक्रोराइजा को प्रमोट कर देते हैं। प्लांट के साथ साथ जहाँ तक जड़ें होती हैं वहाँ पर एरोबिक एनवायरनमेंट रहता है। लेकिन उसके आसपास दूसरी जगह एक एरोबिक और एनएरोबिक दोनों कॉम्बिनेशन से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सही मात्रा में रहती है, और नाइट्रोजन और जो बायो जियो केमिकल साइकिल है वो भी मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ भी बढ़ती है, जिसकी वजह से ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से जो इम्यूनिटी बढ़ती है, और जो डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करते हैं जो भी माइक्रोब्स, उनकी भी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन था कि इसमें एक पोल्यूशन रहता है। इसके लिए जो विचार है उसको हम आगे करने की कोशिश करेंगे कि ये जो मल्चिंग है ये 25 माइक्रोन की है। अब नेक्स्ट सीजन से हम इस पे एक्सपेरिमेंट लगाएंगे 50 और 100 माइक्रोन पे, ताकि उस मल्च को ज़रूरत के अनुसार हम उठा भी सकें, या दोबारा डालनी पड़े तो दोबारा भी डाल सकें, ये प्रयास रहेगा। और आप देखते हैं कि ये मल्च भी आराम से उठ सकती है, ये भी ज़मीन से बाहर आ सकती है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा रहा था, जहाँ भी हवा आ गई, एरोब्स आ गए, वहाँ फिजिकल कंडीशन एकदम से चेंज होती चली जाती है। लेकिन जहाँ हवा नहीं है, ये देखिए कैंचुए का सुराख, ये देखिए किस तरह से भुरभुरी हो गई। जहाँ भी हवा आ जाती, एरोबिक कंडीशन आ जाती है वहाँ पर, और जहाँ हवा नहीं है वहाँ एनएरोबिक कंडीशन की वजह से जो एक न्यूट्रिएंट साइकिल है उसके अंदर चलता है, और उसमें न्यूट्रिएंट्स की घटती नहीं है, और जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर कंजर्व रहते हैं वो भी ग्लोबल वार्मिंग के तौर पे एटमॉस्फेयर में नहीं जाते हैं। धन्यवाद।